ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 1 है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर आर नोन एज रियल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स तो आप सबने पढ़े हैं, कोई भी नंबर हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर दी इंटीजर्स। इंटीजर्स पता है सबको, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर p बाई क्यू की फॉर्म में हम कोई भी नंबर लिख रहे हैं जिसमें q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो नंबर हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर। उसके बाद आते हैं इरैशनल नंबर्स। अगर हम रैशनल नंबर सारे हटा देते हैं तो जितने नंबर्स बचेंगे वो हमारे इरैशनल होते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे √2 है, √2 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, √3 है, √5 है, ये सारे नंबर्स हमारे p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, तो ये होते हैं हमारे इरैशनल नंबर्स। इसके अलावा आपने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स भी पढ़े होंगे, जैसे 1.01 001 हो गया एंड सो ऑन। ये नंबर भी हमारा क्या है, इरैशनल नंबर, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स पता है ना, बता देती हूँ। देखो, टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। अब जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिपीटिंग, एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स अगर हम कोई भी नंबर सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने लिया 24/4, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो मीन्स ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, रिमाइंडर इसका आ गया 0। उन नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं। सेम अगर तुम रिपीटिंग नंबर्स देखोगे तो वो भी एक टाइम पे आके मतलब रिपीट होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1.2 है, इसको मैं अगेन 2 करके सॉल्व करती रहूंगी, तो ये भी हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं। फिर आते हैं हमारे नॉन रिपीटिंग नंबर्स, जो एग्जांपल मैंने अभी दिया था 1.01 001 001, ऐसे रिपीट नहीं होंगे। तो 1.01 001, तो ये नंबर हमारा ऐसे ही चलता रहेगा 0001। तो ये होते हैं हमारे नॉन रिपीटिंग नंबर्स, जो कि होते हैं इरैशनल नंबर्स। तो सिंपल है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ये दोनों होते हैं रैशनल, और लास्ट में जो नॉन रिपीटिंग होते हैं ये होते हैं हमारे इरैशनल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे, आप सबको नेचुरल नंबर्स पता है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 ये सब हमारे नेचुरल नंबर हैं अप टू इन्फिनिटी। अब इसी में हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं, जैसे इवन नंबर्स पढ़े हैं, ऑड नंबर्स पढ़े हैं, प्राइम नंबर्स पढ़े हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। बहुत सिंपल है, प्राइम नंबर्स बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कोई भी एक नंबर है, या तो उसका फैक्टर हो गया 1 और वो इटसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, 2 के दो फैक्टर्स होते हैं, 1 होता है और वो खुद होता है, मीन्स 2। 3 जो है, 3 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 और 3। 5 का क्या फैक्टर होता है, 1 और 5। तो जो भी नंबर्स जिनके फैक्टर्स 1 होते हैं और वो खुद होता है, ठीक है, द नंबर इटसेल्फ, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। फिर आते हैं हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स हटा दिए, जितने नंबर्स बचे सारे कॉम्पोजिट नंबर। जैसे 4 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं, 1 4 और ये 2। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हुए वो हमारे होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है,
तो जैसे 6 है, 6 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 6 खुद है। ठीक है, तो इसके 4 फैक्टर्स हो गए, तो ये भी हमारा क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ी है सबने। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है? हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे 36, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 36 का, तो हम किसका यूज करेंगे? हम सारे प्राइम फैक्टर्स का यूज करेंगे। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इसमें हमें कौन से नंबर्स यूज करने हैं? प्राइम नंबर्स यूज करने हैं। जैसे इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2, 18, 9, 3 3 9 एंड 3 1 1। तो यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब इसमें बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सीक्वेंस का कोई रोल है, तो इसमें सीक्वेंस का कोई रोल नहीं होता। आप 3 से भी कर सकते हो पहले, 2 से भी कर सकते हो बाद में, आंसर आपका सेम ही आना है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 36 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर को मैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर शो कर रही हूँ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो हम कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में शो कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, देखो इस चैप्टर में जो हमारा मेन टॉपिक है ना, वो है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक जिससे क्वेश्चंस आते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ निकालना मोस्टली सबको आता है, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एलसीएम में क्या होता है? जैसे सबसे पहले तो एलसीएम और एचसीएफ हम निकालते हैं तो 2 नंबर्स हमारे पास होने ही चाहिए। ठीक है, कोई भी 2 नंबर ले लो, 12 ले लिया, 36 ले लिया। ठीक है, अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। हमें फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स सबको पता है। 12 के क्या प्राइम फैक्टर्स आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। और 36 के क्या फैक्टर्स आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन फैक्टर्स बन रहे हैं बताओ? देखो 2 है, 2 हमारा आ जाएगा, उस फॉर्म में कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। यहाँ पर हमारी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 की 2। एक सेकेंड रुकना। प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में करते हैं। 2 ये आ जाएगा हमारा 6 पर, ये आ जाएगा हमारा 18 पर, ये आएगा अगेन हमारा 3 पर, 9 पर, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 1 जा एंड 3 1 जा। ठीक है, तो एलसीएम किस फॉर्म में निकालोगे आप? जितने भी आपके पास फैक्टर्स आए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा कितना? 4 इंटू 9 इक्वल्स टू 36। इससे पहले जो मेथड में बता रही थी वो हमारा पावर्स का होता है। जैसे मैंने लिखा था 2 की पावर 2 एंड 3 रेज टू दी पावर 2। इसको भी आप सॉल्व करोगे, अगेन आपके पास क्या आएगा? 36। ठीक है, तो आप इस फॉर्म में भी कर सकते हो या डायरेक्ट आप फैक्टर्स निकाल के भी कर सकते हो। ठीक है, जो आपको इजी लगे। वैसे ही अगर कोई और नंबर लेते हैं, 5 एंड 25 ले लेते हैं। ठीक है, इसका क्या फैक्टर हो गया? अगेन 5 इंटू 1, और ये हो गया हमारे पास 25 का 5 इंटू 5। ठीक है, हाँ इंटू 1। ओके, अब इसका कितना एलसीएम आ जाएगा हमारा? जो हमारी हाईएस्ट पावर है दैट इज 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25। तो हम ऐसे एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है,
मतलब सिंपल है, आपको एलसीएम में क्या करना होता है, जो हाईएस्ट पावर लेनी होती है, आपने फैक्टर्स निकाले, जो भी आपके पास हाईएस्ट पावर है, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर हमारी 5 की पावर 1 है, यहाँ पर हमारी 5 की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी। तो आपको वही नंबर लेना है, आप उससे क्या निकाल सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो। अगर हम एचसीएफ देखें, एचसीएफ में क्या होता है, हमारे पास हम लोएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है, इसी का ले लेते हैं 5 एंड 25 का, ठीक है। तो क्या था फैक्टर, 5 इंटू 5 1, सॉरी 25 का क्या था, 5 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पर क्या था, 5 रेज टू दी पावर 1, 5 रेज टू दी पावर 2। तो इसमें हम एचसीएफ में लेते हैं लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसमें जो हमारा एचसीएफ है वो हो जाएगा 5। तो हम ऐसे एचसीएफ निकाल सकते हैं और एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, जैसे 5005, इसको हमें इसके प्रोडक्ट्स, प्राइम प्रोडक्ट्स के फॉर्म में शो करना है, ठीक है। प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि वंस डिजिट पे 5 है, तो 5 से डिविजिबल है इजीली, 5 से डिविजिबल है 1001 पर, ठीक है। नाउ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है, 11 पे जाएगा ये 91 पे, ठीक है। 91 13 से करेंगे डिविजिबल, तो ये जाएगा हमारा 7 पे, देन 7 1 जा 7, ठीक है। तो 5005, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7। तो ये सारे आप देखोगे प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये जो आपको नंबर गिवन है, आपको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। ओके, अब इसमें एक टॉपिक आता है, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे आपने कोई भी दो नंबर्स लिए हैं, एक लिया ए, एक लिया है बी, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं ये नंबर्स। अभी हमने ए बी के फॉर्म में ले लिया, ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स हैं। अगर मैं इनका एलसीएम निकालती हूँ एंड एचसीएफ निकालती हूँ, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ए बी, तो एलसीएम ऑफ ए बी इंटू HCF ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू ए इंटू बी, ठीक है। ये है रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। हमेशा आपने कोई भी दो नंबर्स लिए हैं, उनका HCF एंड LCM हमेशा उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। इस केस में बहुत बार जैसे हो सकता है HCF आपको गिवन है तो आपको LCM निकालना है, LCM गिवन है तो आपको HCF निकालना है, ऐसे आप नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that HCF into LCM is equals to product of two numbers। जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था HCF into LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, आपको टू नंबर्स गिवन है, आपको ये वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन सबको पता है, LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पर आप यहाँ पर दो नंबर है हमारे पास 26 एंड 91, ठीक है। अब सबसे पहले HCF निकालेंगे, देन LCM निकालेंगे।
देखो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे इसका, 26 है, 91 है, ठीक है। 13 से हो जाएगा 2 पर, 7 पर, देन 2 1 एंड 7 1 जाओ, ठीक है। देखो इसमें मैंने 13 से स्टार्ट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी सीक्वेंस में चल सकते हो, ठीक है। ये आ गया हमारा एलसीएम, कितना आएगा 13 इंटू 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 182, ठीक है। ये हमारा एलसीएम आ गया। नेक्स्ट हम निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। 26 का कितना है 13 2 2 1 एंड 91 का कितना आएगा 7 1, ठीक है। तो हमारे पास अब इसमें देखो कॉमन नंबर दिख रहा है ना 13, तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 13, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो अब वेरिफिकेशन में आप क्या करोगे, दोनों साइड सॉल्व करोगे। पहले निकालो एलसीएम इंटू एचसीएफ, कितना आएगा, एलसीएम कितना है 182 एंड एचसीएफ है हमारा 13, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 6 24 3 4 5 2 8 1 6 6 8 13 2 2 3 6 6, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब a इंटू बी। कितना था हमारे पास a 26 और ये कितना है 91, इसको भी मल्टीप्लाई करो 6 4 2 18 6 6 इतने आएगा 2, तो ये भी आ गया 2 3 6 6। दोनों साइड्स क्या है हमारी इक्वल हैं, तो ये आ जाएगा हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ऐसे आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आपको शो करनी है, वैसे अगर आपको चेक करना है कि हमारा एचसीएफ एलसीएम वगैरह सही है तो आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गिवन दैट एचसीएफ 306 657, यहाँ पर आपको एचसीएफ गिवन है ऑलरेडी टू नंबर्स का 306 एंड 657, ठीक है। कितना गिवन है 9। फाइंड द एलसीएम, अब इसमें आपको एलसीएम निकालना है, तो हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, ठीक है। क्या होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे हमारे दो नंबर्स क्या है 306 एंड 657, ठीक है। एचसीएफ हमें ऑलरेडी पता है कितना था 9, को हम ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, उधर जाएगा, इजीली डिवाइड हो जाएगा 9 से, ठीक है। किस पे जाएगा 1 0 2 3, ये भी हो जाएगा हमारा 3 पे एंड 4 पे, तो 34 इंटू 657 ये आएगा हमारा एलसीएम। मल्टीप्लाई कर लो,
ठीक है, ये आ गया हमारा एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 306 एंड 657। ठीक है, ऐसे आप एलसीएम या एचसीएफ भी निकाल सकते हो। बहुत सारे केसेस में होता है, कभी कभी ए और बी गिवन नहीं होता, तो आप ए और बी में से भी कोई टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। देखो इन क्वेश्चंस में क्या करोगे, आपको एक नंबर गिवन है 6n, हमें ये चेक करना है कि जो भी आंसर आएगा पावर में पुट करके, अब ये जो n है ना, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये जो n है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो 0 तो हमें पुट करना ही नहीं है, 1 2 अप टू इन्फिनिटी कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हो। आपका आंसर जो आना चाहिए ना, उसमें जो लास्ट डिजिट है, मतलब वंस पे जो डिजिट है वो होनी चाहिए 0। ठीक है, अब कितनी पावर्स पुट करोगे, ठीक है, वो तो इम्पॉसिबल है, कितनी पावर्स पुट करोगे, सॉल्व करोगे। तो इसका हमारे पास एक मेथड होता है, जैसे ये नंबर है हमारे पास 6, ये जो 6 है ना, इसके फैक्टर्स निकालो। क्या फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 3, यही फैक्टर आएगा। ठीक है, अगर आपके फैक्टर 2 इंटू 5 नहीं आते, ठीक है, तो आपका कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वंस डिजिट पे 0 आएगा। ठीक है, 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 आ गया ना वंस डिजिट पे 5। तो जो भी फैक्टर्स हैं उसमें ये दोनों नंबर्स होने जरूरी हैं। जैसे अगर मैंने 2 इंटू 5 लिया, उसके अलावा मैंने कोई भी नंबर ले लिया, 2 इंटू 3 भी ले लिया, तो सॉल्व करके कितना आएगा, 60 आएगा। तो वंस प्लेस पे क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो वैसे हमारे जो फैक्टर हैं उसमें 2 इंटू 5 ये होना जरूरी है, तभी पॉसिबल है कि हमारा जो नंबर है उसके वंस प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल है, हमारे फैक्टर क्या बन रहा है, 2 इंटू 5। तो आप सिंपली लिख सकते हो कि इसका जो भी आंसर आएगा उसमें एंड डिजिट में 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसके फैक्टर क्या नहीं है, 2 इंटू 5। ठीक है, ऐसे 4 का भी एक क्वेश्चन आता है, 4 रेज टू द पावर n, इसके भी अगर फैक्टर्स निकालोगे तो 2 इंटू 2 यही बन रहा है ना, इसमें भी 2 इंटू 5 नहीं है, तो सेम इसका भी जो वंस डिजिट है उस पर क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 नंबर्स दिए हैं, आपको प्रूव करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स मैंने अभी बताए थे क्या होते हैं, जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे 24 था, 24 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए, एक तो ये 1 हो गया, एक ये खुद हो गया, देन 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 6 भी हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो 24 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो जैसे आप नंबर देखो 7 इंटू देखो, अगर आपको प्रूव करना है कि कोई भी नंबर कॉम्पोजिट नंबर है तो आप क्या शो करोगे, उसके फैक्टर्स शो करोगे, है ना। 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ गए तो क्या है, वो कॉम्पोजिट नंबर है। तो हमारे पास ये जो नंबर है ना, इसको आप एज अ फैक्टर शो कर दो, मतलब कि इसमें आपको प्रूव करना है कि 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें आपको ये दिख रहा है, आप 13 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1, देन इसी में करना +1, ये होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 77 +1, और यहाँ पर आ गया 78। तो ये जो नंबर 78 है, इसके 2 फैक्टर्स तो हैं ऑलरेडी, 78 एंड 1, 2 फैक्टर्स ऑलरेडी हैं। उसके साथ साथ इसका एक और फैक्टर बन रहा है जो कि है 13। तो प्रूव हो गया कि ये कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर हो गया ये, एक ये, और एक ये 30, तो कॉम्पोजिट नंबर है। अगेन आप इसमें देखोगे तो आप क्या कॉमन ले सकते हो, 5 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, 5 कॉमन लिया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देन आ गया +1। ठीक है, अब 2 कॉमन कैसे लो, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, बताओ, 6 4 24, ये हो गया 6 +1,
1008, देन आएगा +1। तो अगेन यहाँ पर भी देखो हमारे पास क्या बन रहे हैं, 3 फैक्टर्स बन रहे हैं। एक बन रहा है हमारा 1, एक बन रहा है हमारा 1009 और एक फैक्टर बन रहा है हमारा 5। ठीक है, अगेन इसमें हमारे पास कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, 3 फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। अगर ऐसे भी नहीं समझ आ रहा ना, तो अगर आप 1009 का फैक्टर निकालते भी हो, 1009 नहीं आ रहा ना, एक बार मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो 1009 के हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक नंबर आएगा, है ना। तो वो जो भी नंबर होगा ना उसके 3 फैक्टर्स होंगे ही होंगे, जैसे 1 हो गया, 1009 हो गया और 5 हो गया। अब मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी इसका आंसर आता है ना 5 × 1009, तो आपके यहाँ पे 3 फैक्टर्स उसके निकलेंगे, 5 निकलेगा, 1 निकलेगा और 1009 निकलेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, वो कॉम्पोजिट नंबर हो गया बस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस, है ना, जिसमें हमें एलसीएम निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। तो उसमें कंफ्यूजन क्या रहती है कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो उसकी छोटी सी ट्रिक है, देखो अगर आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, मैक्सिमम हो गया, लार्जेस्ट हो गया, ठीक है, ग्रेटेस्ट हो गया, ये कोई भी ऐसा नंबर जिसमें हमें पता चल रहा है कि हमें कोई बड़ी चीज निकालनी है, तो उस केस में हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसके नाम में है हाईएस्ट, तो हमें कोई बड़ी वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो जितने भी आपके पास जिसमें आपको दिख रहा है ना कि मैक्सिमम नंबर निकालना है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, आप उसमें क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। वैसे ही अगर गिवन है लोएस्ट, लीस्ट, मिनिमम या स्मॉलेस्ट, ठीक है, इस केस में आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे देखा होगा आपने टुगेदर, जैसे होता है ना कि इसमें भी एक क्वेश्चन है कि एक बच्चा एक राउंड लगा रहा है 12 मिनट्स में, एक बच्चा वो राउंड लगा रहा है 18 मिनट्स में, तो एक सेम टाइम बताना है जो दोनों एक प्लेस पे आके मीट करेंगे, दे विल मीट टुगेदर एट द सेम टाइम। तो टुगेदर मीन्स हमको क्या निकालना है, यहाँ पर एलसीएम निकालना है। बेल का भी आता है कि एक बेल इतने मिनट्स में रिंग कर रही है, एक बेल इतने मिनट्स में, तो एक टुगेदर मतलब एक टाइम बताना है, सेम टाइम जिसपे वो एक साथ रिंग कर सकती है। ठीक है, टुगेदर हो गया, साइमल्टेनियसली हो गया, और एक और आता है वर्ड टुगेदर, साइमल्टेनियसली, और एक और वर्ड आता है मुझे याद नहीं आ रहा, सेम टाइम। ठीक है, इन केसेस में आपको एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यही है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time. After how many minutes will they meet again at the starting point? Again हमें क्या निकालना है, सेम टाइम निकालना है जिस पे वो मीट कर रहे हैं, है ना, सेम पॉइंट निकालना है। तो आप उस केस में क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। ठीक है, तो जैसे ये सर्कुलर ग्राउंड हो गया, ये हो गया, इधर से उसने स्टार्ट किया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसने भी स्टार्ट किया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। जो फर्स्ट है वो कितने मिनट्स ले रहा है, 18 मिनट्स। ठीक है, ये 12 लेगा। ठीक है, और ये 12 मिनट्स हो गए। तो हमें पता है क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आप इजीली यहाँ पे एलसीएम निकालोगे, इसका कितना आएगा, 6 हो गया, 9, 3, ठीक है, आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट द सेम पॉइंट।
ठीक है, तो आप इजीली ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट हमारा इसमें जो क्वेश्चन है वो थ्योरम बेस्ड है। ठीक है, जैसे सपोज आपको प्रूव करना है √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ऑलरेडी पता है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, बट हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इसमें ना कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, हम इसमें एज्यूम करके चलते हैं कोई चीज, उसके थ्रू हम प्रूव करते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है √3 वाला ही, prove that √3 is an irrational number। ठीक है, तो हम इसमें एज्यूम करके चलेंगे। एज्यूम क्या करोगे आप कि √3 हमारा क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, एज्यूम दैट √3 इज रैशनल नंबर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में। तो हम √3 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसकी कंडीशन क्या थी, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट इसमें हम एक और टर्म का यूज करते हैं, दैट इज को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पहले हम लिख लेते हैं, हेयर p एंड q आर को प्राइम। क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स, जैसे आपने लिया है यहाँ पर p एंड q, इनको हम को प्राइम तब बोलेंगे जब इनका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, इनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, दैट इज ओनली वन फैक्टर, दैट इज 1। ठीक है, जैसे 4 एंड 5 है, ये हमारे को प्राइम है, क्योंकि देखो 4 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। 5 का क्या फैक्टर है, 1 है, 5 है। इसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, दैट इज 1। तो 4 और 5 हमारे क्या हो जाएंगे, को प्राइम। को प्राइम का मतलब ये नहीं है कि आपको दोनों प्राइम नंबर्स लेने हैं, आपको जो दो नंबर्स लेने हैं ना, उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे को प्राइम नंबर्स। अब ठीक है, पी एंड क्यू आर को प्राइम। अभी ये सब चीजें हमने क्या करी है, एज्यूम करी है, लेके चल रहे हैं हम। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको शिफ्ट कर सकते हैं, तो हमारी जो p की वैल्यू है वो आ जाएगी √3 इंटू क्यू। ठीक है, अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। p का स्क्वायर देन √3 क्यू, इसका स्क्वायर, क्या बनेगा हमारे पास, p स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। इस क्वेश्चन में ना आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करने हैं, चाहे √3 का है, √5 का है, √7 का भी आ सकता है, पैटर्न यही फॉलो होगा, बस नंबर चेंज हो जाएगा, √3 की जगह √7 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास वैल्यू है p की, इसमें हम पुट करते हैं, इसमें ना पहले एक थ्योरम लगेगी, आपकी बुक में भी गिवन है। अगर ये एक नंबर है p स्क्वायर, दिस इज डिविजिबल बाय 3। अगर मैं 3 को इधर शिफ्ट करती हूँ तो p स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा, है ना। ये जो नंबर है यहाँ पर p स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, अगर मैं इसको p स्क्वायर बाय 3 लिख रही हूँ तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, है ना। तो सेम टर्म में अगर हम p लिखते हैं तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। कैसे, जैसे एग्जाम्पल ले लो, p स्क्वायर में मैंने लिया है
9, ठीक है। तो p क्या हो जाएगा हमारे पास 3। अगर ये हमारा 3 से डिविजिबल है तो 3 भी तो हमारा 3 से डिविजिबल है ना, तो यही आपकी थ्योरम है जो इसमें यूज होती है। अगर यहाँ पर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 तो p भी 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये सेम चीज लिखनी है। p square is divisible by 3, therefore p is also divisible by 3। इतना ठीक है, समझ आया। अब देखो इसी में हमें वैल्यू पुट करनी है। पुटिंग आपने एक इक्वेशन 1 ली थी, p स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। इसमें जो p है आपको उसमें एक वैल्यू पुट करनी है 3c, जिसमें here an इंटीजर, ठीक है। तो क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन 3c स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 9, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे, p की जगह 3c पुट करना है। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी p स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, ठीक है। p की जगह आप पुट करोगे 3c होल स्क्वायर 3q स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 9c स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। 3 को यहाँ पर ले जाएंगे 3c स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया। अब अगेन वही थ्योरम लगेगी, यहाँ पर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो therefore q is also divisible by 3, ठीक है। इतना हो गया था। अब जो हमारे ये दो नंबर्स थे p और q, ये दोनों 3 से डिविजिबल है, मीन्स ये कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम क्या होते हैं, जो हमारे पास जिनका फैक्टर्स हमारे पास कितना होता है, सिर्फ 1 होता है। यहाँ पर हमारा एक और फैक्टर आ रहा है, दैट इज 3, ठीक है। तो फ्रॉम दिस p and q have one more factor other than 1, that is 3, ठीक है। तो therefore p and q are not co-prime hence, एक सेकेंड, it means our assumption is wrong। एक ये भी लाइन आएगी ना, our assumption is wrong। ठीक है, देखो स्टार्टिंग से बता रही हूँ। यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना था, यहाँ पर हमें प्रूफ करना था दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हमने क्या एज्यूम किया था, √3 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो हम √3 को इन द फॉर्म ऑफ p/q लिख सकते हैं, ठीक है। तो p/q हमने यहाँ पर को प्राइम नंबर्स लिए थे, ठीक है। को प्राइम नंबर्स जिनका फैक्टर होता है 1, कॉमन फैक्टर होता है 1, ठीक है।
यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे p इक्वल्स टू √3q, जिसको हमने स्क्वायर किया था दोनों साइड्स पे, क्या आया था हमारा p स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें p स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो हमारा p भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये थ्योरम पढ़ी थी। नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या किया है, p को इक्वल्स टू 3c पुट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज बताते हो, अगर आप √5 का कर रहे हो ना, तो अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आप जब क्या वैल्यू पुट करोगे, 5c। ठीक है, जो भी आपका रूट है वही वाली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या था, √3, तो हमने 3c पुट किया, जिसमें c क्या है हमारा, एक इंटीजर है। ठीक है, तो अब p की जगह वैल्यू पुट करी, 3c स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर, सॉल्व किया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3c स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो q है ये हमारा 3 से डिविजिबल है, तो सेम हमारा ये भी क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारे दो नंबर्स थे p और q, स्टार्टिंग में हमने क्या करा था, एज्यूम, उनको कोप्राइम एज्यूम किया था, लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर आ गया हमारा उसका, दैट इज 3। तो क्या हमारा p और q कोप्राइम होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि उसका एक से ज्यादा फैक्टर है, वन कॉमन फैक्टर नहीं है, उसके अलावा 3 भी आ रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम दिस हमारा एजम्पशन जो है दैट इज रॉन्ग, तो √3 क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है,